विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी के प्रसिद्ध चर्चित कवि बाबा नागार्जुन, इनका असली नाम बैद्यनाथ मिश्र था, के द्वारा लिखित हरिजन गाथा और बहुत दिनों के बाद कविताओं पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा मैंने पहले कालांश में बताया था कि नागार्जुन मानवीय लोक चेतना के कवि हैं। वह गांव, समाज, ढाणी, प्रकृति और मानवीय जीवन की जो समस्याएं हैं उनको साहित्य के माध्यम से पुरजोर अभिव्यक्ति देते हैं। उन्होंने गांव की, आम जन की समस्याओं को बड़ी नजदीकी से देखा था और अपनी रचनाओं में के माध्यम से एक समस्या का समाधान, या यह कह सकते हैं कि उन समस्याओं को साहित्य के माध्यम से सामने लाए। नागार्जुन के द्वारा लिखित हरिजन गाथा कविता इसी प्रकार की एक सामाजिक समस्या को लेकर लिखी गई कविता है। हमारा समाज बहुत दिनों से, या यूं कह सकते हैं कि सदियों से, सामाजिक विषमताओं का शिकार रहा है। यहाँ जाति पात को लेकर अनेक समस्याएं समाज में आई हैं, अनेक स्थितियां देखने को मिली हैं, अनेक घटनाएं देखने को मिली हैं। यह हरिजन गाथा कविता भी उसी सामाजिक के विसंगति को लेकर लिखी गई कविता है। इस कविता में नागार्जुन ने तथाकथित उच्च वर्ग या अभिजात वर्ग के लोगों के द्वारा जो समाज का निम्न वर्ग, या यूं कह सकते हैं समाज का वो वर्ग जो हमारे हमेशा से शोषित और पीड़ित होता आया है, या जिसने समाज में हमेशा यातनाएं ही सही हैं, ऐसे समाज की समस्या को लेकर के यह रचना लिखी है। इसमें तथाकथित उच्च वर्ग के लोग, अभिजात वर्ग के लोग, कुछ दलित वर्ग के लोगों को अपने षड्यंत्र का शिकार बनाते हैं और उन्हें योजनापूर्वक अग्नि में झोंक देते हैं, अर्थात उनको जिंदा जला देते हैं। इस घटना को आधार बना करके नागार्जुन ने यह कविता लिखी है। यह कविता मूल रूप से सामाजिक समरसता का संदेश देती है और यह कहती है कि हम सब मानवीय दृष्टि से सब समान हैं। समाज में अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं या घटित हुई हैं तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमें आगे आकर समाज में समानता और समरसता की कोशिश करनी होगी, जिससे समाज खुशहाल बनेगा। यही कारण है कि नागार्जुन लोक चेतना, लोक धर्मिता के कवि माने जाते हैं। समाज की इन घटनाओं को लेकर के उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास भी उनके अंचल विशेष से संबद्ध हैं। यही कारण है इनको आंचलिक उपन्यासकार की परंपरा में गिना जाता है। बहुत मैंने पिछले कालांश में बताया था, बलचलमा, रत्नाथ की चाची, वरुण के बेटे आदि इनके अनेक उपन्यास प्रसिद्ध हुए हैं। हरिजन गाथा कविता का पहले हम कुछ पंक्तियों का पाठ करते हैं।
ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता। उनकी गर्भकुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनकी भ्रूण, अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों को, उनके जनकों को खो चुकी हों एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हों संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम। उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पूले जुटाए गए हों उल्लासपूर्वक, और एक विराट चिताकुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जाति वाली वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज के मूड में, और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों 13 के 13 अभागे मनपुत्र, 100 भाग्यवान मनपुत्रों के द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नागार्जुन कहते हैं कि ये जो घटना घटित हुई, ऐसी समाज में कभी घटना न देखी गई, न सुनी नहीं गई, न घटित हुई। किस प्रकार से उच्च वर्ग के लोगों ने मनपुत्रों को, निम्न वर्ग के लोगों को किस प्रकार एक षड्यंत्र पूर्वक उन्हें अग्नि में समर्पित कर दिया, उनको जला दिया। और यही नहीं, महज कुछ दूरी पर एक थाना जिसमें बार बार सूचनाएं दी गईं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। नागार्जुन ये कहना चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं और जिम्मेदार लोग उनको जानते हुए भी अनजाना, देखते हुए भी न देखने जैसी स्थिति में रहते हैं। अगर समय रहते इन घटनाओं को रोका जाए तो ये घटनाएं रुक सकती हैं। हमारा समाज समरसतावादी समाज है, हमारे समाज में ऐसी कभी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग, कुछ ऐसे लोग जिन्हें समाज की समरसता भंग करने में अपने स्वार्थ की पूर्ति होती दिखाई देती है, ऐसे लोग समाज में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे सिरफरे लोग ऐसी घटनाओं को रूप देते हैं। ऐसी घटनाओं से हमें बचना होगा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजात न तो देखा न सुना था आज तक। पैदा हुआ 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आसरे जी गया अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका, जाने कैसे सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ है बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में, जवान जीवन गुजरेगा हैवान की तरह। इस घटना में बहुत से पुरुष मारे जाते हैं, जला दिए जाते हैं। कुछ माताएं जो गर्भवती थी, उनमें एक माता एक ऐसे बालक को जन्म देती है जिसके भविष्य को लेकर के उस गांव के 2 बुजुर्ग चिंतित दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि मगध के इस इलाके में इस प्रकार की घटनाएं शोभा नहीं देती हैं, फिर पता नहीं आगे क्या हो, इसलिए इस बालक को किसी तरीके से बचाया जाना चाहिए। और ये दोनों बुजुर्ग जो गांव के हैं, जो उस घटना के साक्षात गवाह हैं, उन्होंने उस दहशत को देखा है। वो उस बालक की भविष्य की चिंता को लेकर चिंतित नजर आते हैं।
भटकेगा जहां था बनमानुष जैसा, अध बेटा रहेगा अधनंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या करेगा, बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा। फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते, बयस बुजुर्ग दोनों एक बिरादरी के हरजन सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे अभागे हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर, हम कैसे जानेंगे हम ठहरे हैवान, देखो तो कैसा मुलुल मुलुल देख रहा है शैतान। यानी बालक कितना अच्छा है, कितना सुंदर है और किस प्रकार से हमारी तरफ देख रहा है, लेकिन हमें इसके भविष्य को बचाना है, इसके भविष्य को हमें देखना है। सोचते रहे दोनों बार बार, हाल ही में घटित हुआ था जो विराट दुष्कांड, झोंक दिए गए थे तेरे निरपराध हरजन सुसज्जित चिता में। जो घटना घटित हुई थी अभी हाल फिलहाल, उस घटना के मद्देनजर ये दोनों वयस्क बुजुर्ग उस नवजात शिशु के भविष्य को लेकर के चिंतित नजर आते हैं। उनकी चिंता स्वाभाविक है और नागार्जुन कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं समाज में न हो, कभी भी इस तरीके से हमें प्रयास करने होंगे। यह पैशाचिक नरमेध के नर यज्ञ पैदा कर गया दहशत जन जन के मन में, इन बूढ़ों को तो इनकी तो नींद ही उड़ गई तब में, बाकी नहीं बचे पलकों के निशान, दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर, देती है जब जब पहरा पपोटों पर सील मोहर सूखी कीचड़ की। यानी दहशत का माहौल ऐसा हो गया कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले और घरों के बाहर जो पानी फैला हुआ था नली इत्यादि का वो जम गया और कीचड़ पर एक पपट अर्थात एक ऊपरी परत सी जम गई। कहना चाहते हैं दहशत की वजह से कोई बाहर नहीं आया। उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी को, वो जरूर कुछ न कुछ बताएंगे इनकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुर के कान हैं कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज हैं, कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे। सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जो खदेरन गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वही इस कलुए की किस्मत के बारे में। चलो चलें बुला लाएं गुरुजी महाराज को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर गई झोपड़ी के अंदर। अगले नहीं अगले रोज पधारे गुरु महाराज। रैदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास, बकरी वाली गंगा जमनी दाढ़ी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काठ का। कत्था नाटा सूरत थी सांवली, कपार पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था। चेहरा था गोल मटोल, आंखें थीं घुची, बदन कठमस्त। ऐसे आप अधेड़ संत गरीबदास पधारे चमर टोली में। देखिए यहाँ पर नागार्जुन ने भारतीय परंपरा की उस विशेषता का उल्लेख किया है जिसमें भारत जनमानस अपनी साधु संतों के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है। यही नहीं, संकट के क्षणों में जो आराध्य साधु और संत होते हैं उनसे दिशा निर्देश भी प्राप्त करते हैं। ऐसा ही इस कविता में है। वो दोनों बुजुर्ग जो उनके कुल के, उनके समाज के गुरु गरीबदास जी हैं, उनके पास जाते हैं और उन्हें अपने गांव में पधारने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। और जब भी गांव में पधारते हैं, आते हैं, तो उस बच्चे के भविष्य के विषय में दोनों बुजुर्ग उनसे प्रश्न करते हैं और उनके परामर्श से उस बालक को फिर दूर कहीं अन्यत्र पालन पोषण के लिए भेज दिया जाता है। अरे भगाओ इस बालक को, होगा वही भारी उत्पाती, जुलूम मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। उन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लल्लत कर मोटर कारों में। खान खोदने वाले 100 मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी, सांचे सा ये वही ढलेगा। इसे भेज दो झरिया फरिया, माँ भी उसके साथ रहेगी, बतला देना अपना असली नाम पता कुछ भी न कहेगी। आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों की मोह न घेरे, होशियार इस सुस के पीछे लगा रहेगी दड़फेरे। बड़े बड़े इन भूमि
धरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य चल गया। जनबल धनबल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष न होगा, गमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा, समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोर उचक्के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा, अजी देखना इसके लेखे जंगल में मंगल होगा। इस प्रकार संत गरीबदास जी ये कहते हैं कि ये बालक आगे चल के दलित वर्ग का, समाज के वंचित वर्ग का, समाज के सर्वहारा वर्ग का, समाज के उस वर्ग का जो सूचित है, शोषित है, पीड़ित है, एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बनेगा और उनको रास्ता बताएगा, उनको इन समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। इसलिए इस बालक को अभी पालन पोषण की दृष्टि से यह बालक सुरक्षित रहे, इसलिए उसको भेजना बहुत जरूरी है, जिससे यहाँ के जो उत्पाती लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो मानवता के विरोधी हैं, मानवता की भावनाओं में जो विघ्न पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से इस बालक को बचाया जा सके। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले, बस फिर उसके ओंठों पर भी अपनी उंगलियों के ताले। फिर तो बाबा की आंखें बार बार गीली हो आईं, साफ स्लेटी हृदय गगन में जाने कैसे सुधियां छाई। नव शिशु का सिर सूंघ रहा था, विओल होकर बार बार वो सांस खींचता था, रह रहकर गुमसुम था लगातार वो। 5 महीने होने आए, हत्याकांड मचा था कैसा, प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप में विपदा झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान हैं, खुखरी है, बम है, अस भी गंडा सा भाला प्रधान है। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे, अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे है बच्चा सचमुच अवतारी बरा है, इसकी भावी लीलाओं का सारी धरती चरागाह है। दिल ने कहा अरे हम तो बस पिटते आए, रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें 100 गोते खाए। दिल ने कहा अरे है बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा। यह बालक निश्चित रूप से नए वेदों का गायक होगा, अर्थात कहना चाहते हैं समाज को एक नई दिशा देगा, समाज में एक नई मार्ग का प्रवर्तन करेगा। वो ऐसा मार्ग होगा जिसमें न कोई दलित होगा, न कोई शोषित होगा, न कोई शोषक होगा, न कोई उच्च वर्ग का होगा, न कोई निम्न वर्ग का होगा। सब समान रूप से रहेंगे, सब समान विचारधारा के होंगे और एक दूसरे की खुशहाली की कामना करेंगे। पौराणिक संदर्भों को देखते हुए इस बालक को बाबा गरीबदास ने वराह पौराणिक संदर्भों में यह माना जाता है कि यह पृथ्वी जब अत्याचारों से डूब गई तो भगवान ने वराह का अवतार लेकर इस पृथ्वी को अत्याचारों से मुक्त कराया। तो कहना चाहते हैं कि ये बालक वराह की तरह, भगवान वराह की तरह, अर्थात हम दलितों को समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा, हमारा उद्धारक होगा। दिल ने कहा अरे शिष्य को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिलेगी। ये बालक संसार में प्रसिद्ध होगा और समाज से शोषण की जो स्थितियां हैं उनको समाप्त करेगा और हमें शोषण से मुक्ति दिलाएगा, हमें ऐसी घटनाओं से मुक्ति दिलाएगा। सुनते हो बोला खदेरन, बुद्धू भाई देर नहीं करनी है इसमें, चलो कहीं बच्चे को अब रखावें, बतला गए अभी अभी गुरु महाराज, बच्चे को मां सहित हटा देना है कहीं। फौरन बुद्धू ने अपना माथा हिलाया, खदेरन की बात पर एक नहीं 3 बार बोला मगर एक शब्द नहीं।
व्याप रही थी गंभीरता चेहरे पर। था भी तो वही उम्र में बड़ा। तो चलो उठो फौरन, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे। मालूम नहीं होगा किसी को, लौटने में 3-4 रोज लग ही जाएंगे। बुद्धू भाई, तुम तो अपने घर जाओ, खाओ पियो, आराम कर लो। रात में गाड़ी के अंदर जागना ही पड़ेगा। रास्ते के लिए थोड़ा चना चबेना जुटा लेना। मैं इत्ते में करता हूं तैयार। समझा बुझा कर सुखिया और उसकी सास को बुद्धू ने पूछा। धरती टेक कर उड़ते उड़ते झरिया गिरिडीह बोकारो कहाँ रहोगे छोकरों को, वहीं ना जहां अपनी बिरादरी के कुली मजदूर होंगे 100-150। 4-6 महीने के बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी। और फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा, बुद्धू छोकरे की बदनसीबी तो देखो, माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको। मैं तो इसे साल साल देख आया करूंगा। जब तक है चलने फिरने की ताकत चूल्हे में, तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्चा गुरु महाराज। बढ़ाया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ। नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुखरी, भाला, गणासा, बम, तलवार, तलवार, बम, खड़ा खड़ा, गणासा, भाला, खुखरी। इस प्रकार इस कविता में उस समय जो एक दलित वर्ग के ऊपर, दलित वर्ग के कुछ मनुष्यों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, उसका बड़ा सजीव वर्णन करते हुए नागार्जुन ने इस कविता में मानवतावादी संदेश दिया है और ये बताया है कि हमें एक ऐसे समृद्ध समाज का निर्माण करना है जिसमें सभी सहयोग से रहें। ये घटना समाज के ऊपर कलंक है और उस बालक को उसकी माता के साथ सुरक्षित ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है जहां पर इस प्रकार के लोगों की उसके ऊपर नजर न पड़े और वह बालक अच्छी प्रकार से बड़ा हो करके एक अच्छा व्यक्ति बने, समाज को नई दिशा दे, समाज को नया मार्ग दे और समाज में होने वाली ऐसी विभीषिकाओं के विरुद्ध आवाज उठाकर ऐसी विभीषिकाओं को होने से रोके और समाज में यह बताए कि हम सभी एक हैं। इस प्रकार नागार्जुन की हरिजन गाथा कविता, जो एक दुष्कांड, ऐसा दुष्कांड जो दलित वर्ग के ऊपर हुआ, उसको लेकर लिखी गई है। इस कविता में नागार्जुन ने एक लोक धर्मी कवि होने का अपना दायित्व निभाते हुए साहित्य के माध्यम से ऐसी घटनाओं के विरोध में अपनी आवाज उठाई है और समाज के लोगों को यह संदेश दिया है कि इस प्रकार की घटनाएं एक संभ्रांत और प्रगतिशील और अच्छे समाज के लिए कलंक होती हैं। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी घटनाएं अगर कहीं होती हैं तो हमें उनको रोकना होगा और एक नए समाज का, ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिस समाज में सभी बराबर होंगे, सभी खुशहाल होंगे, सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी होंगे, कोई किसी को छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं देखेगा, सब अपने को समान रूप से सबके साथ व्यवहार करेंगे। इसके साथ ही हम बहुत दिनों के बाद कविता पर भी आपके सामने कुछ विचार विमर्श करेंगे। यह बहुत दिनों के बाद कविता नागार्जुन की ऐसी कविता है जिसमें जब वो भ्रमण के लिए बाहर गए थे और वापस लौट करके आते हैं तो गांव की प्रकृति को देखकर वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि नागार्जुन गांव के जन समाज के आम जन की कवि हैं और वहां पहुंच करके बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसरी के ढेर से ताजे टटके फूल, बहुत दिनों के बाद
बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदवर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। तो इस कविता में जिसकी भाषा सरल है, सहज है, संप्रेषणीय है, नागार्जुन ने जब बहुत दिनों के बाद वे अपने गांव में वापस आते हैं तो गांव की प्रकृति देखते हैं, काम करती हुई युवतियों को देखते हैं, काम करती हुई महिलाओं को देखते हैं, खेत में लहलाती फसल को देखते हैं, खेत में खड़े हुए गन्ने का स्वाद लेते हैं, चारों तरफ हरी भरी प्रकृति देखते हैं तो उनका दिल, उनका हृदय आनंदित हो जाता है, उनका मन, उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने गांव, अपनी माटी, अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव की समस्याओं से लगाव है। यही कारण है कि वो आम जन के कवि माने जाते हैं। विद्यार्थियों, नागार्जुन की भाषा बिल्कुल सहज है, सरल है, संप्रेषणीय है, शिल्प इनका बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल सीधी तरीके से बात अपनी कहते हैं जो पाठक के हृदय में पूरी तरीके से उतर जाती है। इस प्रकार मैंने आपके सामने हरिजन गाथा और बहुत दिनों के बाद दोनों कविताओं का भाव सौंदर्य प्रस्तुत किया है। मैंने आपको ये बताया है कि दोनों कविताएं भिन्न धरातल पर हैं, जो नागार्जुन की लोक चेतना या हम कह सकते हैं कि लोकधर्मी कवि होने की पुष्टि करती हैं। वो लोक चेतना के कालजयी रचनाकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कालांश में किसी नई कवि और उनकी रचना के साथ हम आपके सामने आएंगे।